क्या राजस्थान में रहकर आप खुश नहीं है कि एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं? मतलब सरकारें हमारे बारे में कभी सोचती नहीं है। जब सरकारें बीजेपी की है, आदिवासी के नाम पर वोट बैंक ले सकती है। आज ट्राइबल इलाके के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं टीएडी विभाग के अंदर, सारे भ्रष्ट हैं। एक विधायक हो क्या आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो सभी ने किया? थावरचंद डामोर को छोड़ के सब ने बेईमानी की है। कि भील प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा तो उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये अवसर जब मिलेगा तो हम साबित करेंगे कि हम लोग भी अर्जुन से भी बड़े धनुधर हो सकते हैं। राजकुमार रोड जी है, आरोप है कि वो अपना एक संसदीय क्षेत्र तो संभाल नहीं पा रहे। राजकुमार जी जीते या मैं जीता, सरकार उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है कि इनको बजट नहीं दिया जाए ताकि इनसे लोग कूटे। अंधी बेरी गूंगी सरकार के कान तक ले जाना है काम। लेकिन राजकुमार जी खामोश होकर बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। जयकृष्ण पटेल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, लेकिन जो बाहर व्यक्ति है उस पर हमेशा लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या एसीबी की टीम उस पर कभी कार्रवाई करेगी? एसीबी ने अगर जयकृष्ण पटेल के हाथ में पैसे थे तो उसको वीडियो वायरल करना चाहिए। तो ये जो किया वो एक गलत था। झालावाड़ में आज एक बड़ा हादसा हुआ, कई मासूम बच्चों की जान चली गई और उसके बाद में शिक्षा मंत्री जो दिलावर साहब है उनका बयान भी सामने आया। कितनी उम्मीद के साथ में तैयार करके स्कूल का भेजा और साथ में कोई लाश घर पे आती तो कितना बुरा लगता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान का एक समुदाय जिसे लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस समुदाय का नाम है आदिवासी समुदाय। राजस्थान के आदिवासियों के विकास, उनके उत्थान और उनके भविष्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं लगातार होती रहती है। सरकारें और नेता तरह तरह के दावे भी करते हैं, धरातल पर विकास कार्यों की बातें भी करते हैं, मगर नतीजा अभी तक उस तरीके का नहीं है जिस तरीके की बातें की जाती है। आदिवासियों को लेकर, भील प्रदेश को लेकर और इसके साथ ही आदिवासियों से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए बाप पार्टी से धरियावाद से विधायक थावरचंद मीणा जी आज हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है थावरचंद जी। धन्यवाद आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार जी। थावरचंद जी, इन दिनों अगर आदिवासी समुदाय की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है भील प्रदेश का। आखिर भील प्रदेश की जरूरत क्यों है? क्या राजस्थान में रहकर आप खुश नहीं है कि एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भील प्रदेश की मांग मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूं, या मेरे समुदाय के लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, या हमारे दल के कोई नेता नई मांग नहीं कर रहे हैं। ये मांग हमारी पुरानी है और हमारे पुरखों की है। आपने आदिवासियों का इतिहास के बारे में सुना होगा, तो उसमें जो बलिदानी इतिहास है, त्याग शौर्य पराक्रम का इतिहास है, तो मानगढ़ की वो पहाड़ी जिसकी गाथा बताती है कि जलियांवाला बाग से भी भीषण नरसंहार हुआ था 1913 के अंदर। तो तत्कालीन समय की औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी जिनके दमनकारी नीतियां थी और जहां पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे। उस दौरान वो लड़े थे और एक आंदोलन था उनका जो गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में था। तो जगह जगह भजन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते थे। ऐसे में ये देखा गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके हैं जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, जिनकी बोली, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, खेतीबाड़ी व्यवस्थाएं और भौगोलिक परिस्थिति सब कुछ एक जैसी है। जब सब कुछ एक जैसी है तो उनको आपस में बांटा क्यों? और बांटा तो आज तक आजादी के बाद में विकास के नाम पर कई योजनाएं चलाई, विकास के नाम पर बड़े बड़े डैम बने, लोग विस्थापित हुए, लेकिन उन डैमों का फायदा नहीं मिला। वहां पर जल जंगल जमीन जो हमारी है, और एक एक आदिवासी जंगल को अपने भगवान मानता है। जंगल के अंदर वो पर्वत, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे सबको पूजते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आवश्यकता अनुसार जो चीजें जरूरत हो वही वहां से लाते हैं जंगल से। उसके बावजूद उन आदिवासियों के साथ में इतना बड़ा कुटाराघात है कि जो जंगलों में बरसों से रह रहा है। आपने कहीं घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी कि कभी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी तेंदुपत्ता लेने जाए तो उसको नक्सली करार दिया जाता है और गोली मार दी जाती है। तो कभी आपको ये भी नजर आता होगा कि मध्य प्रदेश की खीवनी की जगह में कि आदिवासी वर्षों से जब वन विभाग के कानून नहीं बने उससे पहले रहते आ रहे हैं, उनको जंगल से विस्थापित करके वहां पर कंपनी को स्थापित किया जाता है। कभी बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट के नाम पर, कभी सोने के नाम पर इन आदिवासियों के जंगल जमीन को उजाड़ा जाता है। अब ये पीड़ा जरा आप भी सोचो
कि कोई अगर जंगल में बरसों से रह रहा है, उसने अपना सब कुछ माना, अपना परिवार चला रहा है, घर चला रहा है, और अचानक से दूसरी जगह उसको भेजेंगे तो कैसे रहेगा। मतलब सरकारें हमारे बारे में कभी सोचती नहीं है। ऐसा ही संविधान बना, संविधान के अंदर आदिवासियों की अस्मिता, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनकी परंपराओं के संरक्षण के लिए हमको सेपरेट 5वीं अनुसूची दी, जिसके अंदर हमारे आदिवासी इलाके के लिए अलग से प्रावधान थे। पैसा एक्ट कानून बना, ग्राम सभाओं के प्रावधान बने, लेकिन धरातल पर आजादी के 76-78 वर्ष बाद भी इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुए, और आज भी लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। और ऐसा आदिवासी इलाकों के अंदर करोड़ों का बजट सरकार कागजों में पेश करती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतरा। इसका नतीजा ये है कि आदिवासी हॉस्टलों के अंदर अखबारों की खबरें आती हैं कि कीड़े मकोड़े जैसी दालें मिल रही है। अभी कभी ऐसा आता है कि अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कोई अपने बच्चे, नवजात बच्चों को बेचता है, कभी महिलाएं बाहर, तो भी लाखों की संख्या में पलायन होता है। तब ऐसा लगता है कि हमारा अलग प्रदेश होगा जहां हम सुरक्षित होंगे, जहां हमारी संस्कृति बचेगी, जहां हमारे जल जंगल जमीन बचेगा, जहां हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, जहां हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, जहां हमारी महिलाएं सुरक्षित होगी, जहां हमारा पलायन रुकेगा, हमारा रोजगार पनपेगा। लेकिन थावरचंद जी, आप कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रदेश चाहिए जहां पर आदिवासी सुरक्षित महसूस कर सके। आप बीएपी पार्टी से, आपके एक सांसद है, आप 4 विधायक भी है। आपको नहीं लगता कि अलग प्रदेश की मांग की बजाय आपको पहले आदिवासियों के हक और अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि वो इस प्रदेश में भी सुरक्षित महसूस कर सके, उनके हक मारे ना जाए, जो अधिकार आप गिना रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए वो सरकारों की तरफ से उन्हें मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की है, गुजरात के अंदर सरकार बीजेपी की है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार बीजेपी है, और देश के अंदर सरकार बीजेपी की है। जब सरकारें बीजेपी की है, आदिवासी के नाम पर वोट बैंक ले सकती है, योजना बनाएगी और इन योजनाओं को बनाकर धरातल पर नहीं उतारेगी। तो जब सरकारें आजादी के 76 वर्ष बाद भी आज भी आदिवासियों की स्थिति नहीं बदल पाई, तो सरकारें क्या लगता है कि आने वाले समय में भी ये बदल पाएगी। और हम लड़ रहे हैं, हमारे कई लोग लड़े जो सदनों में पहले भी आए जनता के वोट लेकर, और हम आदिवासी के सर्टिफिकेट लेकर आदिवासियों के हक की बात करने वाले चंद लोग ही होंगे, बाकी तो पार्टियों की गुलामी करने वाले हैं। अभी हाल ही में टीएडी विभाग का बजट आया, 1500 करोड़, पिछले प्रथम बार सेशन में बोला गया था 1500 करोड़, सेकंड बार 1750 करोड़। तो ये बजट कागजों में है। जब मैंने विधानसभा के अंदर बात रखी तो उन्होंने बताया 623 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब 1500 में से 600 करोड़ रुपए खर्च होना, और वो 600 करोड़ भी कहाँ खर्च हुए? बाहर के अधिकारी है जो आदिवासी परंपराओं को नहीं समझ सकते, ना बोली भाषा, ना उन लोगों की समस्या जानते हैं। वो एक बंद कमरे में ऐसी रूम के अंदर ऑफिसों में पलायन करते हैं और वहीं से योजना बनाते हैं, वहीं से वो पैसा अपने खातों में लाते हैं। आज ट्राइबल इलाके के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं टीएडी विभाग के अंदर, सारे भ्रष्ट हैं, और उनकी जांच होगी, उनकी खुद की संपत्ति की जांच होगी तो उनकी सैलरी आय से कई गुना ज्यादा होगी। ऐसा हमारा आदिवासी इलाके को लूट का तंत्र बना दिया। सरकार का कोई भी व्यक्ति आएगा, ये एक्शन तक आएगा किसी विभाग का, वो भी लूट के जाएगा। हम सवाल आपका जो है कि आखिर योजनाओं की धरातल पे कानून की बात है, तो कानून और योजनाओं के लिए लड़ते लड़ते आज 76 वर्ष हो गए, तब भी धरातल पे लागू नहीं हुए, तब भी आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी, तब भी पलायन नहीं रुका। और आज पूरी अरावली जो नीचे से खोखली हो गई, आज भी सारे पहाड़ों को बाहरी उद्योगपति को दिया जा रहा है। यदि आदिवासी का एक सेपरेट राज्य होगा, फिर बता रहा हूँ कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हमारी भाषा समझने वाले लोग वहां पर अधिकारी होंगे, वहां पर उस राज्य को चलाने वाले लोग होंगे, वहां का खनिज सुरक्षित होगा, वहां के लोगों की जंगल जमीन सुरक्षित होगी, तो सारे अधिकार तब संभव हो पाएगा। और आज कोई राज्य बनना कोई नई बात नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 2 के अंदर इसका वर्णन है कि लोकसभा के अंदर एक कानून को लाया जाए, उसको पारित कराने के लिए चर्चा में लाया जाए बिल। और ऐसे ही देश आजाद हुआ तब 14 राज्य बने थे, आज 29 राज्य बने हैं। तो कहीं न कहीं आधार रहे राज्यों के, बोली के आधार पर राज्य बने हैं, तो ये संभव है। चलिए थावरचंद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो भी आप कह रहे हैं, बिल प्रदेश की बात कर रहे हैं, और बाप पार्टी को और आप लोगों को तो देखा भी आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हुए, मगर भील प्रदेश की मांग तो आप लोग उठाते हैं, मगर जब आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि भील प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उसके विकास कार्यों के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, उसकी कैपिटल आपके पास क्या है, तो उस पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, उस पर जवाब नहीं बन पाता है। ऐसे में एक अलग प्रदेश की मांग करना कैसे वाजिब समझा जाए?
देखो, भील प्रदेश के अंदर कहीं लोग अगर हुनूर मौका मिलता है तो कहीं लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बाबा साहब का नाम सुना होगा, जो कभी कक्षा रूम के बाहर बैठते थे और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा डिग्री हासिल की और उसके बाद में उन्होंने भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। तो आदिवासियों के अंगूठे, एकलव्य के अंगूठे वर्षों पहले नहीं कटे होते तो आज कई धनुधर अर्जुन के नाम नहीं होते, कई एकलव्य मौजूद होते। यदि ऐसा मौका हमको मिलता है तो राजस्थान के साथ में भील प्रदेश का स्ट्रक्चर क्या होगा हम बखूबी कर सकते हैं। कैसे हम डैमों के चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर गांव के लोगों को पानी देंगे, जिससे उनकी योजनाओं के साथ में उनके हरे भरे खेत होंगे, पलायन रुकेंगे। साथ साथ में कहीं खनिज संपदा है, यदि सरकार को हम देंगे तब जिसकी जमीन होगी उसको 30% ओनर बनाया जाएगा, ताकि वो लोग भी मालिकाना हक प्राप्त हो सके। हमारी कॉलेजों के अंदर जो ब्रिलियंट बच्चा होगा वो हमारी संविधान सभा के अंदर होगा, वहां के नियम कानूनों को वो संभालेगा। ऐसे में हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं, लेकिन ये अवसर जब मिलेगा तो हम साबित करेंगे कि हम लोग भी अर्जुन से भी बड़े धनुधर हो सकते हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल मुंडा की तरह अपनी प्रतिभा लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे मेरा एक सवाल है कि राजकुमार रोज जी है, आपके पार्टी से सांसद साहब है, डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से। आरोप है कि वो अपना एक संसदीय क्षेत्र तो संभाल नहीं पा रहे, उसके विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, और बात भील प्रदेश की करते हैं तो जब एक संसदीय क्षेत्र तक विकास कार्यों को उस ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, तो पूरा एक प्रदेश कैसे मैनेज होगा? नहीं, आरोप किसका है? लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। राजस्थान के अंदर पहली बार एक नौजवान जो 26 वर्ष की उम्र में जीत कर आता है, वहां की जनता लोकतंत्र को समझती है, वोट के महत्व को समझती है। 5 साल काम करते हैं और सेकंड बार 70,000 की लीड से जीतते हैं। इसका मतलब 70,000 लोग उनको पहली बार जीतते तब कम वोटों से थे, लेकिन 70,000 एक मायने रखता है। यानी कि अगर अच्छा काम किया होगा तभी उनको जीता होगा। बाकी ऐसा कौन है जो जनता इतनी मूर्ख नहीं हो सकती कि 70,000 से जीते? नहीं, लोकप्रियता बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, राजकुमार जी धरातल के जुड़े हुए नेता हैं और आज भी संसदीय क्षेत्र में होते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं। ये बात अलग है कि लोकतंत्र का एक खूबसूरत पक्ष ये होता है कि अगर मेरे विधानसभा के अंदर 3 लाख वोटर्स हैं, मैं अगर 90,000 वोट लाके जीत रहा हूं तो मेरे विपक्ष में तमाम दलों के मिलाकर लगभग 2,10,000 वोट मेरे विपक्ष में होंगे, फिर परंतु मैं जीता हूं 90,000 में। अब 2,10,000 लोग मेरी तारीफ तो नहीं करेंगे, अगर कोई अच्छा काम होगा तो गिने चुने करेंगे, बाकी मेरी कमियां ही ढूंढेंगे। वैसा ही लोकसभा के अंदर राजकुमार जी के विपक्ष में हो सकता है कुछ लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे, लेकिन अब सरकार, राजकुमार जी जीते या मैं जीता, सरकार उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है कि इनको बजट नहीं दिया जाए ताकि इनसे लोग टूटे। लेकिन आज हमारे विधानसभा की जनता, हमारे लोकसभा की जनता इतनी समझदार है कि वो सही क्या और गलत क्या वो फर्क समझती है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि रोज साहब मतलब अलग से प्रदेश की मांग करते हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर एक ट्रेन तक नहीं ला पा रहे हैं, केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, मगर विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा। देखो, राजकुमार जी, वहां की जनता ने उनको जिताया है कि धरातल की जो आवाज होगी, उनके सुख दुख और पीड़ा होगी, वो सरकार तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। वो बखूबी रूप से सरकार तक पहुंचा रहे। सरकार की मंशा क्या है, उस इलाके को क्या बजट देना चाहती, क्या आदिवासियों के हित में सोचना चाहती, क्या आदिवासियों के भलाई के साथ में कोई विकास काम करना चाहती, यहाँ सरकार नहीं करना चाहती। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। झारखंड के थे बिरसा मुंडा, और झारखंड में उनके नाम से स्टेडियम बने हुए, उनके नाम से हवाई अड्डे बने हुए, उनके नाम से बड़ी बड़ी योजना चला रखी, लेकिन बिरसा मुंडा का जो परिवार है आज भी उस आर्थिक तंगी से मजबूर है। तब ऐसा लगता है कि सरकारें सिर्फ आदिवासियों के साथ फोटो खिंचा सकती है, बड़े बड़े दावे करके वादे कर सकती है, लेकिन सरकार कभी हित में नहीं सोचती। राजकुमार जी का प्रयास है कि वो धरातल की आवाज को अंधी बेरी गूंगी सरकार के कान तक ले जाने का काम करे। यदि सरकार की मंशा नहीं है, नहीं करेगी, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजकुमार जी खामोश होकर बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब भील प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो भील प्रदेश की बात राजकुमार जी कोई नई नहीं कर रहे हैं। पूर्व में भी कई नेता हुए, गुजरात के थे, मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के नेता हुए, बड़े बड़े कद्दावर, इन्होंने भी भील प्रदेश की मांग की। और एक मंत्री ने तो, जो हमारे कद्दावर नेता थे नंदलाल मीणा, उन्होंने तो यह तक कहा था कि मैं किसी पार्टी का गिरवी नहीं हूँ, मेरे लिए पहले मेरा समाज है और मेरे को अलग सेपरेट
प्रदेश होगा तभी हमारी योजनाएं धरातल पे आ पाएगी। तो ये अलग बात है कि लोगों का क्या मानना है, क्या विचार है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो घर पे खाली बैठे हैं, न सत्ता में है न पद पे है, अब उनके पास कुछ रहा नहीं तो किसी के भी घर बैठे हुए टांग फसाई करो, अपनी बातों को सोशल मीडिया में कोई पहुंचाएगा, इस तरह की हवाबाजी बातें चलती हैं। अच्छा थावरचंद जी, आपने अभी अपनी पूरी चर्चा के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा कही वो ये कि सरकारें और नेता आदिवासियों के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, उनके हितों की बात करके भ्रष्टाचार करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। यदि ईमानदारी से करते तो आज आदिवासियों का उत्थान हो चुका होता। थावरचंद जी, आप ईमानदारी की बात करते हैं, इस पूरी चर्चा के दौरान आपने एक बात सबसे ज्यादा कही है कि नेता और सरकारें आदिवासियों के हितों के नाम पर भ्रष्टाचार करती है, मगर आप ही की पार्टी से एक विधायक है जयकृष्ण पटेल जी, उनका जिक्र करना चाहूंगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, गिरफ्त में है एसीबी की में, क्या कहिएगा उस पर? देखो, सरकार है, बहुत सारी चीजें संभव होती है जो असंभव लगती है, असंभव होती है जो संभव लगती है। जयकृष्ण पटेल विधानसभा के अंदर जब पहली बार उपचुनाव जीत कर आए तो आम चुनाव के अंदर वो 42,000 वोटों से आ रहे थे, उपचुनाव के अंदर वो 52,000 वोटों से जीते। बहुत बड़े लीडर के सामने जीते थे। एक समय था जब दबदबा था और ऊपर आसमान की बुलंदी से लाकर नीचे वापस पटका, तो कहीं न कहीं एक मन की ठेस तो उनकी हो सकती है। दूसरी बात है कि वो राजस्थान के विधायक हैं। राजस्थान के किसी भी इलाके के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज के लिए कोई भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। तीसरी बात है, सेशन शुरू हुआ, उन्होंने शपथ ली और 4 दिन बाद क्वेश्चन लगता है, तो वो शुरुआत थी उनकी, नई समझ नहीं थी, तो किसी के गाइडेंस की वजह से हो सकता है वो क्वेश्चन लगा भी हो। लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न शाखा में जब पता किया, मैं स्वयं गया, तो आज तक उन्होंने कोई भी एक भी एप्लीकेशन नहीं दी प्रश्न हटाने के लिए। और जब पहले सेशन के अंदर, पहले सत्र के अंदर प्रश्न लगाया, उसका जवाब आ गया, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उनको पैसे देगा? जब सामने से सरकार ने कहा कि अवैध तरह का कोई माइनिंग वगैरह नहीं है। सेकंड सेशन फिर चला, उसके जवाब आए नहीं, तो कौन मूर्ख होगा जो पैसा देगा? जवाब आए नहीं। दूसरी बात, एक पक्ष से ये दिखने को मिलता है कि जयकृष्ण पे आरोप लगे, जयकृष्ण को जेल में भेजा, लेकिन जो बाहर व्यक्ति है उस पर हमेशा लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। क्या एसीबी की टीम उस पर कभी कार्रवाई करेगी? क्या वो 6-7 हजार करोड़ का मालिक बताया जाता है? 6 किलोमीटर के दायरे में उसके अवैध गोदाम जमीन है, जहां खानों के नीचे से होकर जंगलों में अंदर से उनके जाते हैं, गाड़ी घोड़े जाते हैं। जो सुनने में आता है कि हाथी, घोड़े, शेर, सिंगार, कई अवैध जानवरों का पालन किया गया है, हिरण वगैरह का। ये सी तमाम बातें सुनने में आती हैं, जिन्होंने कहीं बड़े कारनामे हाथ से कर रखे। तो ये लोकतंत्र है, कभी कभी गरीब हो, आदिवासी हो, जो उठ कर आगे आता है उसको दबाया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं दबाया जाता। वहां की जनता, इस इलाके की जनता कहती है कि वो अरबोपति आदमी है और उसके सामने कोई बोलता नहीं है, तो फिर सरकार का सिस्टम फेल हो गया जी। तो ऐसा लगता है कि पूरा एक षड्यंत्र हुआ जहां पर जयकृष्ण पटेल को फंसाया गया और एक पार्टी की जो छवि थी उसको खराब करने की कोशिश की गई। आप कह रहे हो उन्हें फंसाया गया, तो पहली बात तो सीसीटीवी फुटेज आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जिसमें एसीबी ने कहा है कि पैसे लेते हुए उनका पूरा जो वीडियो है वो दिखाया गया है। उस पर क्या कहिएगा? फिर आगे आपके मैं ये बताना चाहूंगा कि एसीबी ने, अगर जयकृष्ण पटेल के हाथ में पैसे थे तो उसको वीडियो वायरल करना चाहिए था। तमाम बहुत सारी चीजें रही होगी, हाँ ये मानता हूँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पर आज इसके पीछे एक षड्यंत्र था कि जयकृष्ण पटेल को उसने बताया कि साथ में जो लड़का एक और था उसका कोई, उसने बाहर में जमीन खरीदनी है आपके इलाके में और उस इलाके में वो खरीदना है, तो हो सकता है कुछ और भी बात हुई हो। लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि सरकार चाहती थी कि ऐसे पार्टी जो विस्तार कर रही है सरकार के, हो सकता है वहां के उनके सामने जो बड़े लीडर थे उन्होंने जीतने के वक्त कहा था कि मुझे खतरा है, तो ये जो किया वो एक गलत था। और आज करीब इस सदन के अंदर लाखों, हजारों विधायक बनकर आए होंगे, क्या कौन कितने ईमानदार थे और कौन दूध का दूल्हा था? और ईमानदार वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता। कितने लोग ईमानदार हो सकते हैं? क्या जिसकी सभी एमएलए की जिसकी सैलरी है उस हिसाब से उसके पास संपत्ति है? करोड़ों के बंगले, करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमते, करोड़ों का काफिला,
तो वो पैसा कहाँ से आया? तो थोड़ा सबने किया है, और जो कर्मचारी भी होगा, एक जितने भी विधायक हो, क्या आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो सभी ने सबने किया, थावरचंद डामोर को छोड़ के सब ने बेईमानी की है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जय कृष्ण की जनता समझदार है। कुछ समय पहले जहां पर कहते थे मालवीय जी का गढ़ है, वहीं लेकिन अगर आप गांगर षड्यंत्र तलाई के की अंदर हाँ, चुनाव हुआ था जिला परिषद का, औंधे मुंह की खानी पड़ी और हार गए वो, तब शांत होकर बैठ गए। तो अभी भी जनता समझदार है। तो थावरचंद जी, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है उनके इस पूरे मामले में, तो आप उस षड्यंत्र की जांच करके उसे जनता के सामने रख क्यों नहीं देते? उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं, हमने तो हमारी बात पक्ष रखा, और आज हाई कोर्ट के अंदर पैरवी के लिए उनके लिए वकील भी है। हो सकता है जल्द जमानत पे बाहर आएंगे तो आपके सामने, आपकी मीडिया सामने वही जवाब देंगे इस बारे में कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने एनालाइज किया, ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ा षड्यंत्र। चलिए, झालावाड़ में आज एक बड़ा हादसा हुआ, कई मासूम बच्चों की जान चली गई, और उसके बाद में मंत्री, शिक्षा मंत्री जो दिलावर साहब है, उनका बयान भी सामने आया। क्या कहिएगा उस पर? सबसे पहले तो झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई, देश के निर्माण में आने वाला कल जो भविष्य था हमारा, आज सरकार के सिस्टम से उनकी दीवारों में दफन हो गया। मैं तमाम जो इस पीड़ित परिवार थे, जिस बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उनको नमन करता हूँ। माँ प्रकृति से दुआ करता हूँ कि अपने अंदर समाहित करे, उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। साथ साथ में जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार कोई भी रही हो, आज मैंने मेरी विधानसभा के अंदर आज मेरे बजट का 80% हिस्सा स्कूलों को ठीक करने में दिया है, विधायक मद का। तो मैं ये जानता हूं कि यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है वो आने वाला कल है, वो इस देश का भविष्य है, और वो साथ साथ में बेहतर समाज बनाएगा, बेहतर मानव जीवन को बनाएगा, बेहतर कल का देश बनाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि उसका सिस्टम सही किया जाए। आजादी के बाद में शिक्षा की और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि अगर धर्म के झंडे पकड़ने हो और अगर मंदिरों पे पैसा खर्च करना हो तो हर कोई आगे आता है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सबसे बड़ा अगर मंदिर है वो शिक्षा का मंदिर है। और दूसरी ओर मैं ये कहूंगा कि आज जो हुआ बहुत निंदनीय है। ऐसे वक्त में अगर शिक्षा मंत्री वास्तव में इन बच्चों के साथ में है तो इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और आज अपने आप को दोषी मानना चाहिए। अब 2 साल बीतने के बाद भी कहेंगे कि पिछली सरकार के पाप है, तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को कोई पद पे रहने की जरूरत नहीं है। और आज पूरे राजस्थान, ये सिर्फ झालावाड़ नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर लोग, रोज बच्चा जिंदगी अपनी हथेली पे लेकर उसके नीचे बैठता है, और माँ पिता जब बच्चे को छोड़ने जाता था अपने कलेजे पे हाथ रखकर छोड़ के आते। पूरे स्कूलों का हालत पूरे प्रदेश के अंदर यही बना हुआ है। अगर सरकार को एक स्पेशल बजट जारी करना चाहिए सभी स्कूलों के लिए, जहाँ पे 2 से 3 भवन हर स्कूल को मिलने चाहिए। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो सब कुछ मजबूत होगा। आज मैं कहूँगा, मैं इन लोगों को भी कहूँगा, तमाम जब चुनाव आते हैं तब धर्म के झंडे उठा के घूमते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब रोते हैं कि हमारे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि सारी चीजों को याद रखो। चुनाव के जस्ट बाद में यहाँ शहीद स्मारक पर नौजवान धरना देके बैठते हैं, तब मुझे लगता है कि ये जो नौजवान थे धरना देने वाले, उस वक्त कहाँ गए जब इनके हाथ में सरकार बनाने का समय था? ये लोग कहाँ गए थे उस टाइम जब सरकार बनाने का समय है? तो सोचना चाहिए। हमारे पास एक मौका मिलता है और नेताओं को 5 साल का मौका मिलता है, तो हमारे को 1 दिन का जो मौका मिलता है उस 1 दिन में सरकारों को पलटना चाहिए। आज सिस्टम के साथ में जो भी हुआ, अनोना हुआ, उस घटना को देख के, झालावाड़ की घटना को देख के आपकी आंखों में भी पानी आएगा। हर एक बच्चा रो रहा है, पूरे राजस्थान देश के अंदर ही खबर जारी है। तो इनका भ्रष्ट और फेलियर सिस्टम को सब देख रहे हैं, और सिर्फ छोटे से बयान से काम नहीं चलेगा। किसी का लाल गया है, किसी का घर का चिराग उजड़ा है, किसी माँ बाप का इकलौता वारिस था, कोई ऐसा व्यक्ति जो गया है, जो बच्चा गया है, जो घर से माँ बाप कितनी उम्मीद के साथ में तैयार करके स्कूल का भेजा, और साथ में कोई लाश घर पे आती तो कितना बुरा लगता होगा। तो जो हुआ बहुत निंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विधायक हूँ, और जितने भी विधायक साथी हैं मेरे, उनसे भी उम्मीद करता हूँ विधायक मत के 80% बजट को सिर्फ शिक्षा पे लगाओ, और बाकी के बजट पे किसी पे मत लगाओ। सबसे बड़ी और सबसे सराहनीय कदम जो आपने बताया आपका, जिस पर आपकी तारीफ भी होनी चाहिए कि आपने अपने कोष का 80% आपके विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की मरम्मत के लिए दिया है। वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत ही सराहनीय कदम है। राजस्थान में एक युवा नेता है जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अपने आप को आदिवासी बताते हैं, नरेश मीणा। उस पर थावरचंद डामोर का क्या मत है? कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुआ था देवली उनियारा का, तो उस उपचुनाव के अंदर तत्कालीन समय की जो घटनाएं थी
उपद्रव हुआ, उसमें गांव के लोग थे संभ्रांता के, जो अपनी न्यायिक मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए धरने पे थे। और जो सरकारों ने जिस तरीके का जो मामला हुआ, उसके बाद में 8 महीने के बाद जेल में गए थे। तो मैं भी उस दौरान देवली उनियारा में संभ्रांता गांव के लोगों के लिए वहां पहुंचा था। मेरे साथ में हमारे पार्टी का दल पूरा था, कई लोग थे शामिल। तो हमने ज्ञापन भी दिए, सरकार के सामने ये भी बताया कि भाई 200-250 करोड़ का नुकसान उस इलाके में हुआ है। तो गनीमत रही कि छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, माँ बूढ़ी रो रही थी, और कोई ऐसा हादसा बड़ा नहीं हुआ जिससे जान माल ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर बड़ा हादसा हो सकता था। तो ऐसे वक्त में मैं ये कहूंगा कि नरेश भाई 8 महीने बाद निकल के आए, उनको अपार जन समर्थन है। और ये जन समर्थन इसीलिए है कि जो सरकारें रही हो, भली अलग अलग दल बदल के रही हो, ऐसा लगता है कि दोनों ही दो सगी भाई बहन जैसी सरकारें हैं ये, और एक दूसरे के सहयोग में रहती। लेकिन आज जो लोग हैं, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, एक नई ऊर्जा के साथ में आप में कोई उम्मीद देख रहा है, तो आप इन्हें लामबंद कीजिए, सही तरीके से रखिए एक साथ, और इनकी भावनाओं के अनुरूप आप चलिए और काम करिए। मैं मानता हूं कि कल इस दल में गए, कल उस दल में गए, कल इस दल की बात की, कल उस दल की बात की, तब इनकी भावना टूटेगी। और भावनाएं सिर्फ एक बार जुड़ती हैं, बार बार नहीं जुड़ती हैं। और मैं मानता हूं कि नरेश भाई एक जुनून भरे व्यक्ति हैं, और आने वाले समय में मैं सभी लोगों को साथ में जोड़कर, और आप तमाम लोगों को साथ में जोड़कर, नई युवाओं के साथ में, एक नई क्रांति के साथ में इस राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचो, सड़क की लड़ाई को सदन तक लेके आओ। बाप पार्टी में बुला लीजिए, अच्छा जन समर्थन है। अभी उनकी जो यात्रा चल रही है, जन क्रांति यात्रा, आपने देखा ही होगा। देखो, बाप का एक अलग विषय है, और हमारी पार्टी के अंदर नेता सर्वे सर्वा नहीं है, जनता सर्वे सर्वा है, कार्यकर्ता सर्वे सर्वा है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है कहीं से भी, तो वहां की जनता निर्णय करेगी, जाजम व्यवस्था निर्णय करेगी, सिलेक्शन प्रणाली निर्णय करेगी कि कौन व्यक्ति होना चाहिए जो आगे हमारे लिए लड़के जाएगा, सदन तक जाएगा। और यहाँ ये कह सकता हूँ कि आम निर्णय हमारा सबका होगा। तो दूसरी बात, जिस पार्टी की बात कर रहे हो, तो पहले वहां पर सामाजिक होकर लड़ना पड़ेगा, सामाजिक होकर अपना परिचय देना पड़ेगा, उसके बाद बिन राजनीतिक स्वार्थ के साथ में जुड़ना पड़ेगा, तब जाके जनता हमको मौका देकर आगे भेजती है। अगर नरेश भाई जैसा युवा जुड़ना चाहेंगे, तो यह बात की बात है, सफल वार्ता होगी। मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, सारे मिलकर जो निर्णय करेंगे उस पर हम साथ में हैं। स्वागत करेंगे अगर आना चाहेंगे तो। देखो, जो भी लड़ाके हैं, सिस्टम के साथ लड़ना चाहते हैं, उन सबका स्वागत करेंगे। चलिए, तो थावरचंद मीणा जो कि धरियावाद से बाप पार्टी से विधायक, उनको आपने सुना। भील प्रदेश आदिवासी समुदाय के भविष्य, उनके हित और उनके अधिकारों पर खुलकर के अपने विचार उन्होंने रखे, अपनी राय उन्होंने रखी। इनकी बातों को सुनकर आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।